नवाज शरीफ पाकिस्तान का एक वाहिद शख्स है, तीसरी दफा वजीर आजम बना। रोक सकते हो तो रोक लो। नवाज शरीफ को रोक सकते हो तो रोक लो, वरना पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। मरियम नवाज की JIT के रूबरू पेशी के बाद ललकार। कहती हैं JIT से जब इल्जाम का पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका कहना था ये वाहिद JIT है जो इल्जामात ढूंढ रही है। पीपल्स पार्टी ने सिंध असेंबली में नैब ऑर्डिनेंस मंसूख करके अपने घोड़े बचा लिए। सूबाई वजीर कानून जिया निजार ने नैब ऑर्डिनेंस को वफाक की तरफ से सिंध के मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह के भाई सैयद अब्दुल कादिर करोड़ों की करप्शन के इल्जामात पर FIA के शिकंजे में मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल FIA को रिकॉर्ड देने में पसोपेश से काम लेने लगी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यू एट 5। मैं हूं फरहान शब्बीर। सबसे पहले हम बात करेंगे JIT की तहकीक के हवाले से, जो कि हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता हफ्ते से लगातार हर दिन नया आने वाला दिन जो है हंगामा खेज दिन साबित हो रहा है। आज वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज साहिबा JIT के सामने पेश हुई थी। 2 घंटे का तकरीबन वक्त था जो सवाल जवाब हुए होंगे। उसके बाद उन्होंने भी बाहर आकर मीडिया से कुछ वही बातें की जो गुज़िश्ता दिनों में हमने हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ और दीगर नून लीगी रहनुमाओं के मुंह से सुनी है। आज भी मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा कि हमें इल्ज़ाम तो बताया जाए कि हम पर इल्ज़ाम क्या है, किस चीज़ की हमसे तफ्तीश की जा रही है, ये मैंने JIT से पूछा। ये उनका कहना था। इससे पहले हसन नवाज़, हुसैन नवाज़ वो भी गुज़िश्ता 2 दिनों में मीडिया के सामने यही बातें करते हुए नजर आए। और हमने ये भी देखा कि जो लहजे की तलखी थी, जो सख्ती थी, वो बहुत ज़्यादा नुमाया होकर आज भी नज़र आई है कि रोक सकते हो तो रोक लो, वरना मुल्क तरक्की कर जाएगा। और JIT की ये जो भी तफ्तीश जारी है उसको पसे पर्दा साजिशों का माहासिल करार दे रही है नून लीग और उनके रहनुमा भी, जो आज मरियम नवाज साहिबा की गुफ्तगू से ही पता चला, हसन नवाज, हुसैन नवाज की गुफ्तगू से भी पता चला। कुछ इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ JIT के अरकान की कल जो खबरें आई थी कि कतर गए हैं, कतरी शहजादे से वो बातचीत करेंगे, जिसके ऊपर जहां एक तरफ आसिफ करमानी साहब नून लीग के रहनुमा ये कहते हुए नजर आए कि अब कतर जा रहे, इतनी देर के बाद कतर जा रहे हैं, जबकि पहले उनको जाना चाहिए था। उसी पे बाद में पता चला कि कतर नहीं गए और दुबई से ही वो टीम वापस आई है। कुछ इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते हैं और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं ज़ियाउल्लाह रांझा साहब, माहिर कानून, हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान साहब। और मजीद इस पर भी हम दीगर रहनुमाओं से और तबसरा निगारों से बात करेंगे। पहले मैं कामरान साहब की तरफ जाना चाहूँगा। कामरान साहब, आप आज बताएं कैसा आपने आज माहौल देखा, मरियम नवाज साहिबा की पेशी के हवाले से भी कुछ बताएं, और साथ साथ वहाँ पर बाहर कैसा माहौल था। मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा कि पोस्टर्स लगना शुरू हो गए थे, कौम की बेटी मरियम नवाज। लीगी कारकुनान का कैसा आपको जोशो खरोश नजर आया? क्या इस बात को वाकई वो हद तक समझ रहे थे कि अच्छी बात नहीं की जा रही, JIT की तरफ से बेटियों को पेशी पे बुलाया जा रहा है? जी बिल्कुल फरहान, ये JIT का आज दूसरा क्लाइमेक्स था। पहला क्लाइमेक्स हमने उस वक्त देखा जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बुलाया गया था JIT में, और अब दूसरी बार ये जो शरीफ ख़ानदान की तरफ से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की साहबजादी पेश हुई हैं, तो ये भी आज का इवेंट जो था ये भी किसी क्लाइमेक्स से कम नहीं था। क्योंकि इस पेशी के बाद देखा जाए तो शरीफ फैमिली में सिर्फ वज़ीर आज़म साहब की वालदा और उनकी अहलिया, यही 2 अफराद इमीडिएट रिलेशनशिप में रह जाते हैं जिनको कि नहीं बुलाया गया, वरना उनके भाई, उनकी बहन, उनके समधी, उनके कज़न, इन सब को जो है वो पेश होना पड़ा है। तो इस हवाले से काफ़ी जो है वो मीडिया में कल भी ये था कि कारकुनान को भी कहा गया था कि वो वहाँ पर एक बाकायदा डिक्लेरेशन नहीं था पार्टी की तरफ से कि जी उन्होंने कारकुनों को दावत नहीं दी थी, लेकिन हमने ये देखा कि रावलपिंडी से और इस्लामाबाद से और गर्दनवाज से जितनी भी लोकल क़यादत थी यहाँ पर, ख़ुसूस तौर पर ख़वातीन, मुस्लिम लीग की ख़वातीन, वो मरियम नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए JIT के बाहर पहुँची और तमाम रुकावटों के बावजूद वो वहाँ पर पहुँची
और उन्होंने वहाँ पर हमने देखा कि बैनर भी आवेज़ा थे मरीम नवाज़ के हक़ में और नारे भी बुलंद किए गए कारकुनों की जानिब से। और फिर जो खिताब हुआ मरीम नवाज़ साहिबा का वो भी हमने देखा कि उसमें भी उन्होंने बाकायदा तौर पे वही बात की है कि जो इससे पहले हुसैन नवाज ने कहा था कि ये दुनिया की वाहिद JIT है जो इल्ज़ाम जिसके पास मौजूद नहीं है और तफ्तीश और इन्वेस्टिगेशन उसने पहले शुरू कर दी है। तो उनका ये कहना था कि ये जो लाइन ली जा रही है कामरान साहब, ये जो लाइन ली जा रही है गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि इल्ज़ाम क्या है हमें ये बताया जाए। इससे पहले तो अमूमन हम देखते थे कि JIT के ऊपर उंगलियां उठा रहे थे, लेकिन अब ये एक नया जुमला भी हम 2-3 दिनों से सुन रहे हैं जिसपे आज PTI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को उठाया कि इल्ज़ाम वही है कि पैसे बाहर कैसे गए, फ्लैट कैसे खरीदे गए। तो ये अभी तक हुसैन नवाज, हसन नवाज, मरियम नवाज साहिबा को, दीगर को नहीं पता चल रहा कि किस चीज़ की तफ्तीश हो रही है उनसे। जी बिल्कुल, देखिए फरहान साहब, ये वाकई ये अपनी नौयत की वाहिद JIT है और इस किस्म की प्रोसीडिंग हमें जुडिशल हिस्ट्री में इससे पहले इस किस्म की नज़ीर नहीं मिलती कि सिटिंग वज़ीर आज़म को इस तरह की JIT उसके लिए बनाई जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए। यही वजह है कि इस JIT को जब बनाया गया इसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी ज़ाब्ता फौजदारी के इख्तियारात दिए गए, इसको नैब एक्ट के तहत जो इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात थे वो इसे दिए गए, FIA कानून के तहत जो इख्तियारात हैं वो इसे हासिल हैं, यानी तमाम ये इसको इख्तियारात दिए गए। लेकिन नॉर्मल तो होता यह है JIT जब कोई तफ्तीश करती है तो उसमें वो एक बाकायदा चार्जशीट मुरतब करती है और वो बताया जाता है कि इस कानून के तहत ये चार्ज इसके ऊपर साबित हुआ है। तो अभी तक हमें देखा कि चार्जेस के हवाले से, इल्ज़ामात के हवाले से वाकई कोई ठोस कंक्रीट चीज़ जो है वो हमारे सामने नहीं आई। ना ही ये जितने लोग पेशियां भुगता कर वापस आए उन्होंने ऐसी कोई बात की, बल्कि उनका ये कहना था कि हमसे हुसैन नवाज ने, तो आपको याद होगा कल उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये सिर्फ 2 दिन के मामला था, 2 दिन की पेशियों का, लेकिन उनका ये कहना था कि उनको 6 बार बुलाया गया और 5 से 5.5 घंटे तक की एवरेज जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे उनसे तफ्तीश की गई। तो उनका ये कहना था कि वही सवाल हैं वही रिपीट किए जा रहे हैं और इल्ज़ाम कोई भी जो है वो सामने नहीं आ सका। तो अब देखना ये होगा कि ये जब रिपोर्ट जाएगी तो क्या ये किसी चार्जशीट की सूरत में जाएगी, क्या इसमें वाकई कोई इल्ज़ाम कोई इनके ऊपर लगाया जाएगा, कोई रिकमेंडेशन और कंक्लूजन जो है वो क्या होगा। मेरा ख्याल है फरहान ये सब अब 2-4 दिन की बात रह गई है। उसके बाद कमिंग संडे है, इसमें ये रिपोर्ट आप कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को कि जो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 2 दिनों ये बात सामने आ रही है कि जी हम पर इल्ज़ाम क्या ये बताया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का जो फैसला था जिसमें 2 जजेस ने तो वाज़े तौर पे कहा कि वज़ीर आज़म सादिक अमीन नहीं रहे, 3 ने कहा मज़ीद तफ्तीश कर ली जाएगी इस बात की। तो क्या इससे वाज़े नहीं होता कि इल्ज़ाम क्या होगा, या इतनी ही जो JIT भी नहीं बता रही होगी कि आप पे क्या इल्ज़ाम है और बारे सबूत आपके ऊपर है, आप दें जवाब इस बात का, फ्लैट कैसे खरीदे, पैसा कैसे गया। मैं समझता हूँ जी, जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, सुप्रीम कोर्ट में जब पिटिशन्स फाइल हुई हैं और जितनी डिस्कशन सुप्रीम कोर्ट में होती रही है, ये तो पाकिस्तान के बच्चे को नवाज शरीफ साहब उनकी फैमिली पे क्या इल्ज़ामात हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कैटेगोरिकली वाज़े तौर पे फार्मूलेशन दी है कि दीज आर दी पॉइंट्स 1, 2, 3 करके कि इन चीज़ों को फर्दर जो JIT है उसने इन्वेस्टिगेट करना है। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुनासिब बात है कि इल्ज़ामात भी बहुत वाज़े थे और नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को भरपूर मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट में अपने इल्ज़ामात के दफ़ा में अपनी सफाई पेश करने का। कानून की ज़ुबान में हम इसे कहते हैं कि जी नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, यानी किसी को सुने बगैर जो है उसके खिलाफ कोई राय कायम करना, जो उसके खिलाफ फैसला नहीं देना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में भरपूर मौका दिया गया बल्कि उससे फर्दर JIT तश्कील दी गई ताकि नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जो है उनके ऊपर जो लगाया गया इल्ज़ाम है उसके हवाले से उनके पास जो भी डिफेंस है, तो ये इट इज़ अ काइंड ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटी टू द नवाज शरीफ फैमिली कि उन पे जो भी इल्ज़ामात हैं उसके हवाले से वो अपने दिफा में जो भी कहना चाहें, कोई शवाहिद, कोई दस्तावेज़ात पेश करना चाहें, कोई गवाह पेश करना चाहें, तो ये उनके लिए एक बड़ा उनके साथ ये फेयर ट्रीटमेंट है कि वो उसको अपने इल्ज़ामात। अच्छा, मैं आपकी ऐसी ज़िम्नी एक बात आ रही है कि मैं आज इरफान कादिर साहब को सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि ये तो JIT का बनना ही ठीक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने ये केस 184(3) के तहत सुना था, तो उसमें ये कैसे JIT बनाने का हुक्म दिया जा सकता था, क्या JIT का बनना ठीक नहीं था? क्योंकि इरफान कादिर साहब भी माहिर कानून है। देखिए जी, 184 की जो जुरिस्डिक्शन है ये बड़ी वाइडर जुरिस्डिक्शन है और सुप्रीम कोर्ट चूँकि एक अल्टीमेट एपेक्स कोर्ट है, आखिरी अदालत है, इन ऑर्डर टू डू कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में शामिल है कि वो किसी भी तरह का कोई कमीशन, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले भी जुडिशल कमीशन तश्कील दिए गए हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ कमीशन अगेन, जिसको एक मैंडेट दिया गया है कि आप फर्दर इश्यूज़ के ऊपर इसको प्रोबिन करें और उस पर रिपोर्ट सबमिट करें। तो दैट इज़ वेरी मच इन अकॉर्डेंस विद लॉ
क्योंकि कंप्लीट जस्टिस हो नहीं सकता जब तक कि कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन ना हो। ठीक, और अब कुछ आज हम मरियम नवाज साहबा की पेशी के हवाले से बात करते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि मेरा नाम ही जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं था तो फिर JIT में क्यों बुलाया गया? क्या वाकई उनका अगर नाम नहीं था इस फैसले में तो उन्हें JIT नहीं बुला सकती थी क्या जिया साहब? नहीं, इसमें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही बहस थी कि जो इंग्लैंड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ परचेज़ की गई हैं, मरियम नवाज़ जो थी उसकी बेनिफिशरी ओनर के हवाले से, और जो उनके वालिद की तरफ से उनको जो कैश जो है वो गिफ्ट की गई, ये सारी की सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के इससे पहले हो चुकी हैं। और उसी तनाज़र में मरियम नवाज, लेकिन चूंकि फैसले में जिक्र नहीं किया था, तो क्या अगर फैसले में उनसे तफ्तीश का जिक्र ना किया गया हो या उनका नाम ही ना आया हो, क्योंकि उस वक्त कहा जा रहा था कि कम से कम मरियम नवाज साहिबा को तो क्लीन चिट मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, तो क्या उन्हें बुलाया नहीं जा सकता था? या JIT चाहे तो अपनी तफ्तीश के लिए किसी को भी बुला सकती थी? सुप्रीम कोर्ट जाहिर है उस मनी ट्रेल को ट्रेस करने के लिए कोई भी शख्स जो उससे कनेक्टेड है, जिसके पास किसी किस्म की भी एविडेंस है, इवन कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसके पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो क्राइम को अनरूट करने के लिए, उसको जांचने के लिए किसी भी शख्स को बुला सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन में अगर एक गवाह से आप कर रहे हो तफ्तीश और उस गवाह के मुंह से किसी दूसरे का नाम निकले तो आप उसको भी तो बुला सकते हो। जी बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ सलमान आबिद साहब भी मौजूद हैं, मारूफ तज़कियाकार, कॉलम नवीस सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरहान साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी जी बिल्कुल ठीक। सलमान साहब, आप कैसे देख रहे हैं सूरत-ए-हाल को? गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बड़ी हलचल JIT के मामले पर है। 10 तारीख को अब जो है वो रिपोर्ट जमा होनी है, तो मामला बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सलमान साहब, ये लग रहा है कि मामला कानूनी, अब जैसे था कि JIT या सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, कानून की नज़र से इस मामले को देखा जाता और हल किया जाता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सियासी रंग इख्तियार करता हुआ जा रहा है। नून लीग JIT की हर बात को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ले जाती हुई नजर आ रही है, पसे पर्दा साजिशों की तरफ ले जाती हुई नजर आ रही है। JIT बोल नहीं सकती तो फिर PTI उसकी तर्जुमानी करती हुई नजर आ रही है। ये सियासी दंगल आप होता हुआ देख रहे हैं कि बाद में 10 तारीख को जो भी फैसला आएगा तो? देखिए फरहान साहब, बुनियादी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून ने इस पूरे पनामा के मुकदमे में 2 काम किए हैं। एक तो उन्होंने इस कानूनी जंग को सियासी जंग में तब्दील किया है, और दूसरा उन्होंने काम ये किया है कि इस पूरे पनामा के मुकदमे को एस्टैब्लिशमेंट के साथ जोड़ा है, और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और आलमी एस्टैब्लिशमेंट दोनों का जिक्र किया है कि वो वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, क्योंकि अब वो बराह रास्त तो अदलिया पे तनकीद नहीं कर सकते। सलमान साहब, साजिशों का जिक्र हो रहा है, हर दूसरे दिन रहनुमा, उनके नून लीग रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन साजिश करने वाले का नाम क्यों नहीं बता देते वाज़ेह तौर पर? देखिए ना, वो डायरेक्ट बराह रास्त नाम लेने से इसलिए गुरेज कर रहे हैं। जब वो JIT पे तनकीद करते हैं तो JIT पे तनकीद करने का मतलब है कि वो अदलिया पे तनकीद करते हैं, और साथ साथ जब वो एस्टैब्लिशमेंट का नाम लेते हैं तो साथ साथ उनके फौरी तौर पे जहन में जो है वो फौज आ जाती है। अब जब आलमी साजिशों का जिक्र करते हैं तो उसमें वो दूसरे ममालिक जो पाकिस्तान की सियासत में इंटरवीन करते हैं उनका जिक्र आ जाता है। अब मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून ने और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तय कर लिया है कि पनामा का फैसला जो है अगर उनके खिलाफ आता है तो वो ये नैरेटिव डेवलप करें कि वो असल में करप्शन, बुदनवानी या इस तरह के जो बेज़ाब्तगी हैं उससे नहीं निकले, बल्कि ये तो वही पुरानी कहानी है जो एस्टैब्लिशमेंट उनको हमेशा से निकालती रही है। और आप देखिए, मरियम ने, हुसैन ने, हसन ने, नवाज शरीफ साहब ने, सब ने एक बात की है कि जी हमें तो पता ही नहीं हमारा जुर्म क्या है। वो भाई 13 सवाल बड़े स्पेसिफिक सुप्रीम कोर्ट ने ड्रॉ किए हैं, आपने उनके जवाबात देने हैं। अगर आप उनके जवाबात नहीं दे रहे तो बाहर आके आप सियासी स्कोरिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि देखिए, ये मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रेटेजी है कि किसी ना किसी तरीके से हम उसी पुरानी कहानी को रिपीट करें और कहें कि जी असल में देखिए पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को पसंद नहीं करती है। अब मसला ये है कि अगर आप इस नैरेटिव को डेवलप कर लें तो इसका मतलब है कि पनामा का मुकदमा भी पाकिस्तानी फौज ने पैदा किया, इसका मतलब है कि जो नवाज शरीफ साहब के सबूत नहीं दे सके वो भी फौज का उसमें कसूर आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और बाकी लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि मसला खुद PMLN के अंदर है। जो साजिशें हो रही हैं वो PMLN के अपने अंदर है। मिसाल के तौर पे देखिए ना, सबूत आपके पास है नहीं, और वो जो बुनियादी कतरी शहजादे का खत था उसका आपने वहां पर उसको आपने जिक्र गोल कर दिया। ये आपने खुद प्रूव करना था कि कतरी शहजादा पाकिस्तान आता। अब आप बताइए कि वो पाकिस्तान के सफारत खाने में आके भी बयान देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मजबूरी है PMLN की, इस सारे मसले को सियासी बनाया जाए और इसको एस्टैब्लिशमेंट से जोड़ा जाए। अब उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं ये आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता है फरहान साहब, मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले में इस वक्त अपनी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से बहुत ज्यादा जो है ना मुश्किल क्राइसिस का शिकार है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब। कामरान साहब, अब आप ये बताएं जरा
कि जो कल कतर जाने के हवाले से JIT के अरकान की बड़ी खबरें थी, कतर गए हैं और वहाँ पे सवाल जवाब होंगे, लेकिन फिर कतर के बाद अचानक आया कि दुबई में हैं और दुबई से वापस भी आ गए। तो कतरी शहजादे का जो अब इंटरव्यू है या उससे जो तफ्तीश है वो मामला अगले 3-4 दिनों में होगा, नहीं होगा, क्या सूरत हाल ये सामने आ रही है, क्या कह रहे हैं जरा आपके? जी देखिए फरहान साहब, कल बिल्कुल मुतज़ाद खबरें आती रहीं और मुतज़ाद इस वजह से आई क्योंकि आपको पता है JIT की जितनी प्रोसीडिंग है ये बंद कमरे में हो रही है और किसी को कुछ नहीं पता कि वहाँ पर क्या अंदर जो है वो क्या कार्रवाई जो है वो किस नहज पर है और किस डायरेक्शन में जा रही है। तो इस लिहाज से यही वजह है कि वो बंद कमरे में समात होने की वजह से मुतज़ाद खबरें जो आई गई और उन मुतज़ाद खबरों में भी हम ये कह सकते हैं कि इस मुकदमे के जो है चाहे वो PMLN है वो उनकी जानिब से भी गलत खबरें जो हैं वो फीड की गई। इसमें PMLN भी जिम्मेदार है और इसमें PTI भी जिम्मेदार है। उन्होंने अपने अपने पर्पस सर्व करने के लिए मीडिया को वो गलत खबरें फीड की जिसकी वजह से कल ये एक तजाद की खबरों में तजाद जो है वो आपको नज़र आया। बुनियादी तौर पर जो हमारी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि JIT ने बाकायदा रिक्वेस्ट जो की थी हमाद बिन जासिम से, उसमें उनसे कहा गया था कि वो जो वहाँ पर पाकिस्तानी सफारत खाना है दोहा में, वहाँ पर इस वीडियो बयान रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं और हमाद बिन जासिम साहब से कहा गया था कि वो कतरी जो दोहा में पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ पर बयान रिकॉर्ड करवा दें। लेकिन हमाद बिन जासिम ने सिर्फ इस बुनियाद पर उन्होंने इस बात से इनकार किया क्योंकि पाकिस्तानी सफारत खाना चाहे वो दोहा में होता है वहाँ पर पाकिस्तान के कानून का इतलाक होगा। इस बुनियाद पर उन्होंने कहा कि सिर्फ दफ्तर में वो अपने दफ्तर में ही कोई बात कर सकेंगे, कोई बयान दे सकेंगे या JIT के किसी नुमाइंदे से मुलाकात कर सकेंगे। अब JIT के किसी रुकन को हमाद बिन जासिम के दफ्तर में जाने में क्या कबाहत थी, ये जब रिपोर्ट आएगी तो फिर ये मामला जो है वो खुलेगा। वरना सुप्रीम कोर्ट ने JIT को खुला मैंडेट दिया हुआ था कि वो सिर्फ कतर दोहा ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक जहाँ जहाँ से ये पनामा केस के कनेक्शंस जो हैं वो नज़र आ रहे थे वहाँ उन्होंने लिख के इजाज़त दी थी कि आप जाएँ तो यहाँ के विज़िट भी कर सकते हैं और शवाहिद और जो एविडेंस है वो हासिल करने के लिए वहाँ भी जा सकते हैं। तो ये सिर्फ दोहा भी नहीं टीम जा सकी। तो ये सवाल जो है इसमें क्या रुकावट हायल थी और अंदरूनी कहानी क्या थी। जी कामरान साहब, जिस तरह से कतरी जो शहजादे हैं उनकी जो तफ्तीश है उसको बड़ी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है क्योंकि नून लीग के जो दलाइल थे उसका बड़ा इन्हिसार उस कतरी ख़त के ऊपर था और उस कतरी ख़त को तो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद ही कर दिया। तो उस शहजादे से ही मजीद जो बात होगी उसके बाद ही आगे सारी जो तफ्तीश चलेगी। और खुद नून लीग के अरकान का आसिफ करमानी साहब कहते हैं कि जब तक आप कतर नहीं जाएंगे तो लंदन फ्लैट्स का रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन एक तरफ तलाल चौधरी कहते हैं कि पहले करनी चाहिए थी तफ्तीश, अब बाद में क्यों कर रहे हैं। तो अब हम ये क्या समझें कि अभी भी 4 दिन बाकी हैं और कतरी शहजादे की तरफ JIT को जाना ही होगा अगर इस अपनी रिपोर्ट को मजीद सही बनाना है तो। जी फरहान साहब, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कतरी शहजादे के खत को रिजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने JIT को रेफर किया था मामला कि वो देखे कि ये कतरी खत जो है इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। अब और लेकिन उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर हमाद बिन जासिम इसको वेरीफाई नहीं करने आता तो ऐसी सूरत में यह खत रद्दी की टोकरी में जाएगा। लेकिन नून लीग का आप सही कह रहे हैं कि ये पूरा पनामा केस का और वो जो दोनों ऑफशोर कंपनीज हैं उनके लिए उनको खरीदने से मुतालिक जो मनी ट्रेल का मामला है ये बहुत हद तक कतरी शहजादे के खत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कहा यह जा रहा है कि कतरी शहजादे के साथ जो शिराकत दारी थी उसमें उन्होंने बॉन्ड्स की सूरत में ये तमाम पैसा जो है वो ट्रांसफर किया और ये जो दोनों ऑफशोर कंपनियां हैं जिसकी मलकियत में रहते हुए उन्होंने ये फ्लैट्स खरीदे, तो ये यानी शुरू में ये मलकियत जाहिर की जा रही है हमाद बिन जासिम की और उसके बाद बॉन्ड्स की सूरत में ये ट्रांसफ़र की जा रही है दोनों बेटों के नाम, नवाज शरीफ साहब के बेटों के नाम। तो अगर ये चीज़ सामने आ जाती है उसको वैलिडेट तो वो कर रहे हैं, उन्होंने लिख के दिया हुआ है कि हाँ ये मैंने ट्रांसफ़र की है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ज़रूरी होगा ना देना। ज़िया साहब की तरफ जाना चाहूँगा। ज़िया साहब, आप कैसे देख रहे हैं कि कतरी जो शहजादे हैं उनकी तफ्तीश होना या उनसे सवाल जवाब होना और फिर उनकी जानिब से दस्तावेज़ का मुहैया किया जाना कितना ज़रूरी है कि ख़त तो दे दिया गया था ज़बानी तौर पे अगर वो कह भी देते हैं, लेकिन अगर वो पैसा कैसे ट्रांसफ़र हुआ, फ्लैट्स की ख़रीदारी में क्या मुआहदा था, किस तरह से किस अकाउंट में मामला गया, वो नहीं देते तो किस हद तक ये ख़ुद PMLN का केस बिगड़ सकता है इससे?
कतरी शहजादा, चूँकि मैं समझता हूँ कि ये एक क्रूशल लिंक था नून लीग के एविडेंस में, पूरी मनी ट्रेल उसके डिफेंस में या उसके अगेंस्ट, उसका महज खत का पेश कर देना काफ़ी इसलिए नहीं था कि जिसने खत पेश किया उसके ऊपर क्वेश्चनिंग जो है, या हमसे कानून की ज़ुबान में क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी थी ताकि हकीकत जो है उसको असरटेन किया जा सके। और बुनियादी तौर पे ये नून लीग की ही जिम्मेदारी थी कि वो अपने दिफा में, अगर वो समझते हैं कि वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं मनी ट्रेल को, तो उनके लिए बहुत नेसेसरी था कि वो कतरी शहजादे को खुद प्रोड्यूस करते। बहरहाल अगर वो किसी वजह से ये नहीं कर पा रहे, तो मैं समझता हूँ कि JIT को भी प्रोसीडिंग्स को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए और हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने के लिए कतरी शहजादे को इंटरव्यू करना, उसको क्रॉस एग्जामिन करना, वो इसकी फाइंडिंग को ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। सिर्फ इंटरव्यू करना, या अगर इंटरव्यू करते भी हैं और कतरी शहजादा फिर ख़त के मंदरजात को दोहरा देता है कि हाँ मैंने ऐसा सुना था, इस तरह से सरमायाकारी हुई थी, फिर उसके बाद इस तरह से हमने फ्लैट्स इनके हवाले कर दिए, या फिर वो उनके कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देते हैं। जिस तरह ये कहा जा रहा है कि पहले चूंकि कतर में काम कैश पे होता था, बैंक अकाउंट्स नहीं होते थे, लेकिन जो मामला 2000 के बाद के हुए हैं, फ्लैट्स की मुंतकली 2000 के बाद हुई है, उसकी तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए होगी और वो पेश होनी चाहिए फिर। जी बिल्कुल जी, महज जो ख़त के मुदरजात हैं वो तो इट्स ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट इन चीफ, जो कि कतरी शहजादे के बयान के तौर पे उसको लिया जाएगा। और फौजदारी कानून में जैसे होता है कि जब एक गवाह का बयान हो जाता है तो फिर उस पर क्रॉस क्वेश्चंस किए जाते हैं, उसको कन्फ्रंट किया जाता है उसकी स्टेटमेंट से, ये जानने के लिए कि जो उसने कहा है ये सही है या गलत है, और उसके मंदरजात की मज़ीद जो छानबीन है उसके लिए मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर की जा सकती थी। फर्दर उसके जो कंटेंट्स हैं मंदरजात के, उसको क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, उसकी वरासती को चेक करने के लिए मज़ीद सवालात भी किए जा सकते हैं। और एक आखिरी सवाल आज मरीम नवाज साहिबा की पेशी के हवाले से आपसे कहूँगा कि ये कहा जा रहा है कि बेटियों को बुलाया जा रहा है और इस तरह की रिवायात नहीं है, मशरक़ी रिवायत, कानून की नज़र में इस बात का कोई फ़र्क होता है? अगर जुर्म किसी से सरजद हो, खातून हो या मर्द हो, कानून की नज़र में ये बात, ये जुमले इस तरह आने चाहिए? जी कानून में तो ये है कि जी नोबडी इज़ अबव द लॉ, इसमें मेल हो, फीमेल हो, बादशाह हो या कोई आम शख्स हो, सब कानून की नज़र में बराबर हैं। द लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन कोर्स नॉटविथस्टैंडिंग कि इस पर जितना भी वावेला हो, क्रिटिसिज्म हो, ये एक अदालती प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इनिशिएट किया है, इसको ज़ाहिर है हतमी कंक्लूसिव उसको लेके जाना ये बहुत कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। और एक ब्रेक लेंगे, ज़िया साहब हमारे साथ ही होंगे, कुछ बात करेंगे कि सिंध असेंबली ने किस तरह से, हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो नैब ऑर्डिनेंस था उसको मनसूख करने का बिल पेश किया, वो मंजूर भी हुआ, जिस पर अपोजिशन ने शदीद एहतजाज भी किया। और ये कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को, अफसरान को, महकमों और इदारों के और अपने कुछ वजीरों को नैब के शिकंजे से बचाने की कोशिश है। तो क्या सिंध असेंबली ऐसा कर सकती थी कि वफाक का एक कानून उसको मनसूख किया जाए? इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद होंगे।